तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम राजी में। प्राचीन भारत की क्लास चल रही है और इसकी पूरी की पूरी हमने सीरीज़ बना रखी है। हम लोग जो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया, वहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ पर भारत पर विदेशी हमले हुए थे। इससे पहले हमने ईरानियों, यूनानियों, इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानियों के हमले की बात की है, हल्का फुल्का मगध के बारे में बात की है। तो पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। इसके 4 या 5 पार्ट पहले हो चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं, अब ये 5वां पार्ट है। मैं यहाँ पर अपनी याददाश्त के लिए लिख भी देता हूँ, ये जो है इसका पार्ट 5 है, पार्ट 5 है इसका, इस सीरीज़ का। इसमें मैं आपसे खास करके थोड़ा सा बात करूंगा शकों की। तो शकों के बारे में जो बैकग्राउंड है, मैं इसके पार्ट 1 और 2 में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूं। मैं अब आपका यहाँ पर समय खराब नहीं करूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा सीक्वेंस से देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट 2 है, प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट 1 है, उसमें मोहम्मद कासिम नहीं, जो बंगाल बिहार के नवाब हैं, उसमें प्लासी और बक्सर का बैटल जिस तरह से हुआ है उसके बारे में बात की हमने। 8 वीडियो हैं प्लेलिस्ट 1 में। तो उसके बाद प्लेलिस्ट 2 है। प्लेलिस्ट 2 में आप जाएंगे तो सारी वीडियो आपको इस सीक्वेंस से मिलेंगी, उसमें आप लोग देखिए तो आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक है ना। प्लेलिस्ट 2 में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट 2 जो है वो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से ही बना रखी है, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देखें, छोटी छोटी वीडियो हैं लेकिन आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल शुरुआती हैं आप। और अगर आप लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उनको देखिए, बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। खैर, तो शक आया, आपको पता है कि 165 BC के आसपास यूची कबीले ने मध्य एशिया से इन्हें भगाया और मध्य एशिया से भागते हुए चारागाहों की तलाश में ये भारत के उत्तर पश्चिम में आए। तो भारत में उत्तर पश्चिम में आकर के इन्होंने सबसे पहले तक्षशिला में अपना एम्पायर बना लिया है, तक्षशिला पर कब्जा कर लिया। जो गंधार महाजनपद का जो इलाका है ना, अभी पिछली काफ़ी डिस्कस हो चुका है गंधार महाजनपद के बारे में। बेटे कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ पूछना है? तो जो गंधार महाजनपद था उसका जो सेंटर या उसकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला, आज वर्तमान उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में पेशावर के पास। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपना सेंटर बनाया। भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत में बसे और वहाँ से धीरे धीरे खिसकते हुए मथुरा तक आए। अब आप कहोगे साहब तक्षशिला से मथुरा कैसे आई? ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे तो इन्होंने तक्षशिला पर कब्जा बना रखा, उसके बाद फिर मथुरा तक ही आ गए। मथुरा माने वर्तमान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और वर्तमान दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि शक जो है ना, ये मध्य हिमालय तक पहुंच गए थे। जब आप उत्तराखंड का हिमाचल का इतिहास पढ़ते हैं ना तो उसमें शकों को आपको पढ़ाया जाएगा, विदेशी हमलावरों में शक भी आते हैं। मध्य हिमालय तक पहुंच गए थे ये, है ना। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए हिमालय के ऊपर, हमारे जो देसी राजा थे वो ऊपर महान हिमालय की तरफ को चलते गए। तो ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ये इन्होंने यहाँ पर भी कब्जा जमाए रखा और यहाँ पर भी आ गए ना। कुषाण जो थे वो इनका पीछा करते हुए आ रहे थे। ये कह सकते हैं कुषाण भी अपने एम्पायर को बढ़ाते चले आ रहे थे। तो एक्चुअली दोनों, इनका जो ओरिजिन था वो यहीं से था, मंगोलिया के आसपास जो सिकियांग का क्षेत्र है या चीनी तुर्किस्तान का जो क्षेत्र है, यहीं से चल रहे थे। आगे आगे शक और पीछे पीछे कुषाण। तो पहले मध्य एशिया से 165 BC के आसपास इन्हें भगाया। 80 BC के आसपास इन्होंने ठिकाना जो बनाया वो तक्षशिला को बनाया, ठीक है ना। तक्षशिला में आकर बसे। अच्छा, तक्षशिला में शकों का भारत में तक्षशिला में शकों का जो फाउंडर था वो 80 BC के आसपास वो था मोग या माउस। दो नाम मिलते हैं इसके, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है ये, आप मोग कह लें या माउस कह लें। लेकिन कुषाण जो थे वो धीरे धीरे आ रहे थे, तो उन कुषाणों की वजह से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकते जा रहे थे। धीरे धीरे ये नीचे की ओर खिसकते जा रहे थे। लास्ट में क्या हुआ, ये मथुरा तक आ गए। कुषाण इनके पीछे थे। अब इन्होंने तक्षशिला को छोड़ करके अपना जो नया ठिकाना बनाया मथुरा को बनाया। इसलिए हम कहते हैं इन्हें उत्तरी शक। अच्छा, ईरानियों ने, मैंने पहले पार्ट में आपको बताया है कि छत्रप का मतलब क्या होता था, प्रांतीय गवर्नर, है ना, स्टेट का गवर्नर। ईरानी उसको कहते थे छत्रप। तो एक महाछत्रप होता था जो कि राजा होता था। महाछत्रप कौन होता था? वो राजा होता था। उसके नीचे छोटे छोटे छत्रप होते थे जिन्हें हम कहते थे प्रांतीय गवर्नर। तो इन्होंने भी अपने प्रशासन को इसी छत्रपी सिस्टम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया था। ईरानियों ने छत्रपी सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान रखना, कई किताबों में शकों के लिए लिखा रहता है, वो गलत है। भारत में जो छत्रपी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले ईरानियों ने किया था। शकों ने उसको अपनाया, कुषाणों ने भी उसको अपनाया और यहीं से सामंतवाद की भी शुरुआत हुई थी। तो ये कहलाए शक छत्रप। तो उत्तर में थे तो कहलाए उत्तरी शक छत्रप। अच्छा, उत्तरी शक छत्रपों के 2 राजधानियां रहीं, पहली तक्षशिला और बाद में मथुरा। उसके बाद कुषाण फिर आते गए, इन्होंने मथुरा पर भी कब्जा कर लिया। मथुरा के आसपास जो उज्जैन मालवा का क्षेत्र है उस पर भी कब्जा कर लिया। शकों का उन्मूलन नहीं हुआ। शकों का उन्मूलन तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही किया था, लेकिन उसके बाद भी ये छिटपुट सामंतों के रूप में, जागीरदारों के रूप में बचे रहे थे, ठीक है ना। बाद में जब कुमारगुप्त का समय आया अपने पीक पर तब ये खत्म हुए थे। अब होता क्या है
कि जैसे जैसे कुषाण आगे बढ़ते जा रहे हैं, या तो शक इनसे मर के खत्म होते जा रहे हैं, या फिर उनकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे हैं, उनके स्थानीय सामंत या स्थानीय जागीरदार बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी में से एक था राजा चष्टन। राजा नहीं कह सकते इसको, हालांकि इसने महाक्षत्रप का टाइटल लिया था चष्टन। देखो यहाँ लिखा दे रहा है चष्टन। जैसे यहाँ पर उत्तरी शक क्षत्रप, उत्तरी शक क्षत्रपों के दो टाइटल, दो सेंटर हुए बेटा, कौन कौन से? तक्षशिला और मथुरा। तो तक्षशिला में तक्षशिला में उत्तरी शक क्षत्रपों का फाउंडर कौन था? मौर्य माउस। उसके बाद ये यहाँ से भी खदेड़ दिए गए। अब शक जो थे कुषाणों के अधीनस्थ बन गए या उनके सामंत बन गए। अब जब कुषाण वीक होते हैं कनिष्क के बाद, कनिष्क के बाद जब कुषाण वीक होना शुरू होते हैं, तो अब शकों ने और गुप्तों ने, आप सवाल आता है ना, गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। तो जब कुषाण कमजोर हुए तो धीरे धीरे उनके निशानों पर जो उनके जो लोकल सामंत थे या इक्कादार या सूबेदार या छत्रप थे, उन्होंने भी जगह जगह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। तो उसी में से तो एक था चष्टन। इसका जो वंश था उसे हम कहते हैं कादरमक वंश। कौन सा वंश? कादरमक वंश। इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया 130 एडी के आसपास। 130 एडी के आसपास इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, और ये साहब कहलाया मालवा में या उज्जैन में शकों का फाउंडर। इसने अपनी आज़ादी कहाँ अनाउंस की? मालवा में। मालवा में कहाँ सेंटर बनाया? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उज्जैन में इसने अपना सेंटर बसाया और इसका वंश कहलाया कादरमक। था ये भी शक। तो कादर उज्जैन में जो कादरमक वंश था उसका फाउंडर कौन था? चष्टन। किसका संबंध था ये? कुषाणों का। कुषाणों से आज़ाद होकर इसने अपना एम्पायर बना लिया। अब इस कादरमक वंश कह लो या शकों में कह लो, कादरमक वंश में कह लो या शकों में कह लो, सबसे जो पावरफुल था, इनमें सबसे पावरफुल राजा जो था वो था रुद्रदमन फर्स्ट, जो फेमस है गिरनार शिलालेख के लिए। रुद्रदमन फर्स्ट, कई बार इतिहास में आता ना कि वो रुद्रदमन फर्स्ट था कि सेकंड था, तो ध्यान रखना वो रुद्रदमन फर्स्ट था। शकों का सबसे पावरफुल राजा। आपसे उत्तरी शक क्षत्रप पूछे, पश्चिमी शक क्षत्रप पूछे, उत्तरी शक क्षत्रप तो नहीं पूछेगा, तो आपसे शकों में पूछे या पश्चिमी शक क्षत्रपों में पूछे सबसे पावरफुल कौन था, तो रुद्रदमन फर्स्ट था। ठीक है, अब होता यह है कि ये जो रुद्रदमन फर्स्ट का जो समय है वो है 130 से 150 एडी का। इसी समय नर्मदा के पार महाराष्ट्र में, नर्मदा के पार महाराष्ट्र में सातवाहनों ने अपना एम्पायर बना लिया था। नर्मदा नदी के पार, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से धीरे 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 इन्होंने आंध्र प्रदेश पे भी अपना कब्जा कर लिया था, तो बाद में ये कहलाए थे आंध्र सातवाहन। तो शकों ने महाराष्ट्र में कब्जा कर लिया था, जिस समय शक थे उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में या पश्चिम भारत में जिस समय शक राज कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में नर्मदा के किनारे या नर्मदा के पार जो थे सातवाहन वंश ने अपना एम्पायर बना लिया था। अब जब सातवाहन वंश ने अपना एम्पायर बना लिया था ना, तो जाहिर सी बात है इनकी बाउंड्री टकराने लगी और इनमें झगड़े शुरू हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि शक कहाँ से भाग रहे हैं? यहाँ से भागना शुरू हो गए। इनके पीछे पीछे कुषाण, मथुरा आ गए, यहाँ भी चैन ना मिला, फिर इधर आ गए और फिर यहाँ पर आ गए आपके नासिक में और पूना में। अब ये जो शक है ना, जिन्हें हम कहते हैं पश्चिमी शक, देखो उत्तरी शक क्षत्रप उनके दो सेंटर हो गए, एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा। उसके बाद जब कुषाणों ने इन पर दबाव डाला है तो ये फिर से इधर को जो है पश्चिमी भारत की ओर चले हैं। तो एक सेंटर कहाँ रह गया? उज्जैन में। उज्जैन का इलाका मध्य प्रदेश में ना, मालवा में, मालवा में या उज्जैन में कुछ भी कह लो आप। मालवा का जो इलाका है वो, मालवा एक भूगोल हुआ, किसी शहर का नाम नहीं है मालवा। इसका ज़्यादातर एरिया जो है मध्य प्रदेश में है, कुछ हिस्से इसके राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है ना, तो मालवा में, उज्जैन में कादरमक वंश ने राज किया शकों के, और इधर नासिक में, महाराष्ट्र में नासिक, नासिक के पास पूना, महाराष्ट्र में नासिक को सेंटर बना करके या नासिक को राजधानी बना करके क्षयरात वंश ने राज किया। तो यहाँ पर उज्जैन में था कादरमक वंश, तो नासिक में था क्षयरात वंश। कादरमक वंश का फाउंडर था चष्टन और क्षयरात वंश का फाउंडर था भूमक। ये लगभग एक साथ ही चल रहे हैं, लगभग एक साथ आगे पीछे चल रहे हैं। अब होता क्या है कि सातवाहन वंश का जो राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। सातवाहन वंश का जो राजा था उसका नाम था इस दौरान गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसने हमला किया था इस पर, किस पर? क्षयरात वंश पर। कौन से वंश पर? क्षयरात वंश पर। किस पर? शकों पर। अच्छा, जब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हमला किया तो यहाँ पर नासिक में जो शक राजा था वो था नहपान। नहपान का समय है 119 से 124 एडी के आसपास। जब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नासिक के शकों पर हमला किया, उस समय यहाँ का राजा था नहपान। नहपान को इसने मार दिया और मार करके कुछ समय के लिए इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपेंशन होता है या उभार होता है वो रुद्रदमन फर्स्ट का होता है। ये बहुत ताकतवर था, इसने सातवाहनों को यहाँ से खदेड़ दिया।
सातवाहनों को इसने फिर से मजबूर कर दिया, कहाँ पर, नर्मदा नदी के पार जाने के लिए। तो एक बार अब क्या होता है कि ये जो रुद्रदमन फर्स्ट है, इसने ये उज्जैन और नासिक जो था ना, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। देखो, तक्षशिला में आए, फिर मथुरा में आए, उसके बाद फिर से इनकी 2 ब्रांच हो गई, कहाँ पर, उज्जैन और नासिक। तो उज्जैन और नासिक के जो शक हैं वो कहलाते हैं पश्चिमी शक या पश्चिमी शक क्षत्रप। अब पश्चिमी शक क्षत्रप में 2 वंश हैं, उज्जैन में कादरवक वंश और नासिक में क्षयरात वंश। जब क्षयरात वंश का पतन हो गया सातवाहनों की वजह से, तो सातवाहनों को यहाँ से किसने खदेड़ा? रुद्रदमन फर्स्ट ने। तो अल्टीमेटली लास्ट में शकों का एकमात्र और सबसे पावरफुल राजा कौन हो गया पश्चिमी भारत में? रुद्रदमन। किस वंश का? पश्चिमी शक क्षत्रप होगा। पश्चिमी शक क्षत्रप में किस शाखा का? उज्जैन का। उज्जैन में किस वंश का? कादरवक वंश का। ये शकों का सबसे पावरफुल राजा था। अब कुषाण फिर आ रहे हैं साहब, कुषाण पीछे पीछे आते जा रहे हैं, है ना। कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस, उसके बाद कनिष्क आएगा। तो कनिष्क की वजह से शक जो थे फिर से एक बार हाशिए पे चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे? हाशिए पे, बिल्कुल यहाँ पर सिमट के रह जाएंगे, यहाँ पर सिमट के रह जाएंगे। और जैसे ही कनिष्क मरेगा, कुषाण वंश का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट आएगा, समुद्रगुप्त आएगा। तो इन लोगों ने पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसी के सहारे सारे शकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। और सातवाहनों को कौन खदेड़ेगा गुप्तों के समय? वकाटक। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट 5th पार्ट में।